Hello students, welcome in science class 5th. Today we are going to continue the lesson number 8 from your science textbook. In previous video we have already studied about the types of joints, skeleton and the movements of the human being. In today's video we will learn about the movements of animals, that is gait of animal. Gait of animal means manner of movement that is occur in animals. Okay, let us start the movement of earthworm. ये जो earthworm है इसकी हम movement देखेंगे एक activity through. So let us start activity 5th. Observe an earthworm moving on soil in a garden. आपको earthworm की जो मूवमेंट है गार्डन के सॉइल में आपको ये ऑब्जर्व करनी है. जेंटली लेफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और अ फिल्टर पेपर. आपको क्या करना है, धीरे से उस अर्थवर्म को आराम से उठाना है और एक ब्लॉटिंग पेपर के पीस पे या फिर फिल्टर पेपर पे उसे प्लेस करना है. उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है उसकी मूवमेंट. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट इन अ फिगर 8.18. जैसे कि आपको यहाँ पे ये अर्थवर्म दिख रहा होगा. ओके, इसकी मूवमेंट कैसे होती है, ऐसे जिगजैग पोजीशन में होती रहती है. ओके, लेकिन जब ये आपको दिख रहा होगा कि जब ये लिफ्ट करता है तो एक पोर्शन उसका सॉइल से चिपका हुआ रहता है, स्टिकी रहता है. ओके, इस तरीके से ये मूवमेंट होती है. ये स्टेप वाइज हम देखेंगे. देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस. पहले हमने कहाँ पे रखा था उस अर्थवर्म को, फिल्टर पेपर पे. अब हमें उसे एक ग्लास प्लेट पे, स्मूथ ग्लास प्लेट पे या फिर स्लिपरी सरफेस पे रखना है. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ. अभी आपको उसकी मूवमेंट देखनी है. इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर. क्या आपको उसकी जो मूवमेंट है ग्लास प्लेट पे वो अलग दिख रही है पेपर से. इन विच ऑफ द अबाउट टू सर्फेसेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव इजीली. क्या आपको दो अलग सरफेसेस पे अर्थवर्म की मूवमेंट अलग अलग दिखती है और किस सरफेस पे जो अर्थवर्म है वो इजीली मूव कर पाता है. तो हमें जो मूवमेंट पेपर पे है वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगी, क्योंकि जो अर्थवर्म होता है वो क्या थोड़ा सा जो रफ सरफेस है उस पर अच्छे से वो मूव कर पाता है, क्योंकि उसे एक एंड उसका जो है उसके बॉडी का एक एंड उस पर उसे टिका के रखना होता है. लेकिन जो ग्लास प्लेट होती है उस पर उसका बॉडी जो है वो स्लिप हो जाती है, इसलिए वो इजीली मूवमेंट नहीं कर पाता. तो हम लोग बोल सकते हैं कि पेपर पे उसकी जो मूवमेंट है वो अच्छे से होंगी और वो इजीली मूव कर पाएगा. द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइन एंड टू एंड. ये जो अर्थवर्म होता है वो बहुत सारे रिंग से बने हुए जॉइंट से एंड टू एंड, ये छोटे छोटे इस तरीके से ऐसे रिंग से बना हुआ होता है. उसकी बॉडी समहाउ इस तरीके से बनी होती है. एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स. जो अर्थवर्म होता है उसमें बिल्कुल भी हड्डियां नहीं होती. इट हैज मसल्स विच हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. उसके अंदर मसल्स होती हैं. ओके, जो उसके बॉडी को लंबा या फिर छोटा बनाती हैं. ओके, एक्सटेंड करती है या फिर शॉर्टन बनाती हैं. यही मसल कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्ट्रेटन होती हैं, एक्सपांशन दिखाती है. ओके, ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी keeping the rear portion fixed to the ground.
उसका जो फ्रंट पार्ट होता है, जब ये मूव कर रहा होता है तो उसका ये पार्ट जमीन से जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो एक पार्ट वो अपना जमीन पे टिकाए हुए रखता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड। जब वो फ्रंट एंड वो फिक्स करता है तो उसका जो रियर एंड मतलब पिछला हिस्सा, वो रिलीज कर देता है। ओके, इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड। जो अपनी बॉडी को, हमने यहाँ पे देखा कि ये बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब वो मूवमेंट करता है तो अपनी बॉडी को शॉर्टन कर लेता है। ओके, और इस तरीके से फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को पुल और पुश करते रहता है। जैसे ही वो अपना रियर एंड फॉरवर्ड करता है, रियर एंड को फॉरवर्ड करता है तो पुल होता है, अपनी बॉडी को पुल करता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जैसे ही वो अपनी बॉडी को खींचता है तो इस तरीके से वो अपने बॉडी को आगे की तरफ ले जाता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। ऐसे ही बहुत बार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होते रहने के बाद ये जो अर्थवर्म है आगे की तरफ चलते जाता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंसेस टू हेल्प द मूवमेंट। जब यह मूवमेंट करता है तो उसके बॉडी से एक स्टिकी सब्सटेंस, स्लिमी, जो कि लिक्विड जैसा सब्सटेंस बाहर वो छोड़ते रहता है, जो कि उसे मूवमेंट में हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी टू द ग्राउंड। आपको ये बताना है कि कैसे वो अपने बॉडी पार्ट्स को ग्राउंड से फिक्स करता होगा। अंडर हिज बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, जो कि ब्रिस्टल्स जो है वो हेयर लाइक, थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ओके, अंडर हिज बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स प्रोजेक्टिंग आउट। उसके बॉडी में से जो छोटे छोटे थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट आउट होते हैं, बाहर निकल आते हैं, उसी से वो अपनी बॉडी को फिक्स करता है ग्राउंड पे। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं मसल्स से। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। और जो आगे की तरफ जो ग्रिप लेने के लिए ब्रिस्टल्स उन्हें ग्राउंड पे हेल्प करते हैं। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स अवे थ्रू द सॉइल। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो अर्थवर्म है थोड़ी थोड़ी सॉइल भी निकलते हैं, खाते रहते हैं। इट्स बॉडी देन थ्रू अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। वो मिट्टी इसलिए चाटते रहते हैं कि जब भी वो मिट्टी खाए तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है उनके बॉडी में, जो उन्होंने खाया हुआ रहता है, वो उस सॉइल के साथ फिर वो थ्रोन आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं बाहर। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। और ये जो उनकी अनडाइजेस्टेड पार्ट मटेरियल थ्रोन आउट करने की जो प्रोसेस है, यही जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, प्लांट्स को फर्टाइल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट है स्नेल के बारे में। ये भी हम एक एक्टिविटी थ्रू देखेंगे। ये एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व स्नेल इन योर गार्डन और इन अ फील्ड। आपको क्या करना है, स्नेल को गार्डन में या फिर खेत में ऑब्जर्व करना है। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। क्या आपने कभी राउंडेड स्ट्रक्चर देखा है उस स्नेल के बैक पे, उसके पीठ पे? यहाँ पे आप फिगर 8.19 में देख सकते हैं। ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जैसे एक बल्जी स्ट्रक्चर है। ओके, दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। ये जो पार्ट है ये होता है उसका शेल।
ये उसका आउटर स्केलेटन रहता है स्नेल का, ओके। पर ये बिल्कुल बोन से नहीं बना हुआ रहता, बोने जैसे कार्टिलेज जैसे बना हुआ रहता है। बोन्स जो कि इतने टफ रहते हैं उतना ये टफ पोर्शन नहीं रहता। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज टू बी ड्रैग अलोंग। ये जो शेल होता है ये एक सिंगल यूनिट होता है, ओके। और ये मूविंग के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस के मूविंग के लिए बिल्कुल यूज नहीं होता है। इसीलिए जब ये स्नेल चलती है तो उसे खुद ही उसे ड्रैग करके ले जाना पड़ता है, मतलब ये शेल को उसे ड्रैग करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। आपको क्या करना है, स्नेल को ग्लास प्लेट पे रखना है और उसको देखना है। When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. अब आपको क्या करना है, उस ग्लास प्लेट को ऊपर आपके हेड के ऊपर केयरफुली लिफ्ट करना है, उठाना है, और नीचे से आपको उसको ऑब्जर्व करना है आप कि उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है। ऑब्जर्व इस मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ, नीचे से आपको उसको ऑब्जर्व करना है। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम्स आउट ऑफ एन ओपनिंग। आपको एक थिक स्ट्रक्चर जो है उसके हेड में से बाहर आते हुए दिखेगा, जो कि उसके ओपनिंग से निकला हुआ है। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट। ये जो थिक स्ट्रक्चर है वो उसका पैर होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ होता है, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अभी आपको क्या करना है, उस ग्लास प्लेट को टिल्ट करना है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करना है। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। आपको एक वेवी मोशन, इस तरीके से ऐसा मोशन उसमें आपको दिखेगा। इन द मूवमेंट ऑफ द स्नेल स्लोअर इज द मूवमेंट ऑफ द स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू एन अर्थवर्म। आपको ये देखना है और कंपेयर करके बताना है कि जो स्नेल है उसमें या फिर अर्थवर्म में कौन ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कर रहा था। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो अर्थवर्म है उसकी मूवमेंट ज़्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू द स्नेल, क्योंकि स्नेल स्लिपरी होता है, ओके, और वो इस ग्लास प्लेट पे स्लिप हो जाता है। नेक्स्ट है कॉकरोच। हमें अब देखनी है कॉकरोच की मूवमेंट। ये भी हम एक्टिविटी थ्रू देखेंगे, जो कि एक्टिविटी 7 में हमें दिया गया है। ऑब्जर्व है कॉकरोच। आपको क्या करना है, कॉकरोच को ऑब्जर्व करना है, जो कि फिगर 8.20 में दिया है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें आपको ये दिखेगा कि ये जो आउटर कवरिंग है ये बहुत ज़्यादा टफ होती है और हार्ड होती है, ओके। और कॉकरोच अभी हमें पता है कि वो क्लाइंब भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है, उड़ भी सकता है और किसी चीज़ पे या फिर वॉल पे चढ़ भी सकता है, ओके। वो वॉक भी करता है। कॉकरोच वॉक्स एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। क्या कर सकता है वो कॉकरोच, चल भी सकता है, वो किसी पे किसी चीज़ की हेल्प से ऊपर भी चढ़ सकता है और उड़ भी सकता है हवा में। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि उसके जो पैर है वो 3 पेयर्स हैं, मतलब टोटल उसके 6 लेग्स होते हैं, ओके। उसके 3 पेयर ऑफ लेग होती हैं, 3 जोड़ियां होती है उनके पैरों की। दिस हेल्प्स इन वॉकिंग। द बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंड टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट्स। इसका जो आउटर कवरिंग होती है, जो कि ये हार्ड पोर्शन मैंने बताया था, वो एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सो मतलब आउटर,
एक्सोस्केलेटन उसके बॉडी का होता है जो कि नंबर ऑफ प्लेट्स से बना हुआ होता है और जो कि उसे मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, परमिट करता है. There are 2 pair of wings attached to the body behind the head. उसके हेड के पीछे 2 पंख जुड़े हुए होते हैं जो 2 पैर में होते हैं, 2 जोड़ियों में होते हैं. The cockroach have distinct muscle. Those near the legs move the legs for walking. ये जो कॉकरोच होता है उसमें डिस्टिंक्ट मसल होते हैं, एक स्पेशल टाइप के अलग से मसल्स होते हैं जो उसे जो लेग्स के पास ही जुड़े हुए होते हैं और वही उन्हें वॉकिंग के लिए हेल्प करते हैं. द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज. जो बॉडी मसल्स होते हैं वो मूव करते हैं और पंखों के साथ, मतलब जैसे वो विंग्स के पास जो जुड़े हुए बॉडी मसल्स होते हैं वो मूव करने में हेल्प करते हैं. वो इसीलिए कॉकरोचेस फ्लाइज भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बर्ड्स. बर्ड्स की मूवमेंट हमें देखनी है. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड. जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ भी सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं ग्राउंड पे. सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान ऑल्सो स्विम इन वाटर. कुछ जो बर्ड्स है जैसे बत्तख है या फिर हंस है वो स्विम भी कर सकते हैं, तैर भी सकते हैं पानी में. द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग. ये जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ इसलिए सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी इस तरीके से बनी हुई होती है कि वो अच्छे से उड़ सकते हैं. देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट. उनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो और लाइट रहते हैं, हल्के और खाली रहते हैं. द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्सिंग. जो हिंड लिम्ब होते हैं उनके बोन्स इजीली वो इस तरीके से टिपिकली बने हुए रहते हैं कि वो उन्हें वॉकिंग के लिए या फिर अंडों के ऊपर बैठने के लिए, पर्चिंग मतलब अंडे के ऊपर बैठना, तो उसके लिए हेल्प करते हैं. The bony parts of the forelimb are modified as wings. जो फोरलिम्स होते हैं वो विंग्स में फिर इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे कि ये जो बोनी स्ट्रक्चर है वही मॉडिफाई होके कुछ दिनों बाद विंग्स बनते हैं, उनके पंख के रूप में तैयार होते हैं. द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रांग. उनके जो शोल्डर बोन्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये शोल्डर बोन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. The breastbone are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. जो breastbone होते हैं वो modified इस तरीके से होते हैं कि वो muscles को अच्छे से पकड़ते हैं और फ्लाइट करने के लिए या फिर पंखों में उड़ान भरने के लिए, अप डाउन करने के लिए. यहाँ से आपको यहाँ पे दिख रहा होंगे ये अप हो गया, अप मूवमेंट हमें दिख रही है, तो ये अप डाउन करने के लिए हमें हेल्प करता है. नेक्स्ट है फिश. नेक्स्ट एक्टिविटी देखनी है हमें फिश की, क्योंकि एक्टिविटी 8 में देखना है और फिश की मूवमेंट हमें एक्टिविटी थ्रू देखनी है. मेक अ पेपर बोट. आपको एक जहाज बनानी है. पुट इट इन अ वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड. आपको क्या करना है, एक बोट बनानी है, उसको फिर वाटर में डालना है. इस तरीके से फिगर ए में आपको दिख रहा होगा. उसका जो नैरो एंड है उसको आपको पॉइंट आउट करके, यहाँ पे नैरो एंड आपको दिख रहा होगा, उसको आपको फॉरवर्ड करना है, आगे की तरफ धकेलना है, जो कि फिगर में हमें दिख रहा है. डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली. क्या ये पानी के अंदर इजीली चली जाएगी? तो हाँ, क्योंकि उसका नैरो एंड हमने पुश किया है, धकेला है. नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड. अभी हमें
क्या करना है कि जो बोट को उसका ये जो वाइड एरिया है चौड़ा, उस तरीके से उस साइड से उसको पुश करना है साइडवेज, साइड से। ओके, जो कि फिगर 8.22 में बी फिगर में हमें दिख रहा है। ओके, आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? क्या आपको अभी यहाँ पे दिखेगा कि अगर आपने उसको पुश किया, धकेल दिया, तो क्या ये साइडवेज ने हमने उसे पुश करने के बाद ये मूव होगी? तो ये मूव नहीं होगी, क्योंकि साइडवेज से वो सिर्फ एक जगह से थोड़ी सी आगे की तरफ जाएगी, लेकिन नैरो एंड से हम अगर उसे करें तो ये मूव होगी। ओके, इस तरीके से हमने ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फिश है उसकी भी मूवमेंट होती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है बोट का और जो फिश का उसका सिमिलरिटी बहुत होती है उनमें। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश? क्या आपने देखा कि जो बोट का जो शेप है, शेप ऑफ अ बोट एंड अ फिश, उन दोनों का शेप बिल्कुल सेम दिखता है हमें, जो कि फिगर 8.23 में हम देख सकते हैं। ओके, ये जो शेप है मतलब यहाँ का भी पोर्शन जो है वो भी नैरो है और आपका एंड पोर्शन भी नैरो है, जैसे कि हमने बोट में देखा था। ओके, और ये जो है ये मिडल पोर्शन ये वाइड है, जैसे कि बोट में हमने देखा था, ये वाइड है और ब्रॉड है थोड़ा सा। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. जो हेड और टेल होता है वो थोड़ा सा छोटा है, जैसे कि अभी हमने देखा, और मिडल पोर्शन जो है थोड़ा सा ब्रॉड होता है। The body tapers at both ends. बॉडी कैसे होती है? टैपर होती है। टैपर होती है मतलब थोड़ी थोड़ी वो कम कम उसकी साइज होती रहती है। ओके, स्मॉलर साइज होती रहती है उनके दोनों एंड्स में, उसको बोलते हैं टैपरिंग। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। और ये जो फिश की बॉडी शेप हमें दिख रही है मतलब दोनों एंड पे टैपरिंग एंड है और जो मिडल पोर्शन है वो थोड़ा सा वाइड है, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट easily and allow the fish to move in water. तो ये जो शेप होता है वो क्या करता है, उन्हें हेल्प करता है फ्लो करने में, इजीली पानी के अंदर फ्लो करने में, और इसीलिए जो फिश होती है वो वाटर में मूव कर पाती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो फिश का स्केलेटन होता है मतलब उसका जो फ्रेमवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना हुआ रहता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। मसल क्या करते हैं, जो फ्रंट पार्ट होता है वो कर्व, एक साइड से कर्व होता है, जो टेल पार्ट होता है उसकी पूंछ जो होती है वो क्या होती है, मूवमेंट साइड वाइज अपोजिट डायरेक्शन में उसे ले जाती है। द फिश फॉर्म अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। ये जो हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि उसकी जो बॉडी है उसमें हमें बहुत सारे कर्व दिख रहे हैं, जैसे कि ये कर्व है, फिर यहाँ से हमें अलग से कर्व दिख रहा है, फिर ये कर्व है, फिर ऐसे कर्व्स उसमें हमें दिखते हैं। दिस मेक्स अ जर्क्स एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। जो कर्व होते हैं, जिस तरीके से ये कर्व वो बनाते हैं, तो यही उन्हें पुश करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए फिश स्विम कर पाती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक्स द फिश स्विम अहेड। और इसी तरीके से जितने ज़्यादा जर्क क्रिएट होंगे, मतलब जितने ज़्यादा ये कर्व फॉर्म होंगे, स्विमिंग इजीली होंगी और फिश आगे की तरफ बढ़ते जाता है। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। और ये जो
ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट या फिर स्विमिंग होती है, ये जो फिन्स होते हैं, ये छोटे छोटे फिन्स, ये फिन्स उन्हें हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिए। Fish also have other fins on their body which mainly helps to keep the balance of the body and the keep direction while swimming. ये जो fins होते हैं फिश की बॉडी के ऊपर, ये उन्हें मेनली हेल्प करते हैं कि उनके बॉडी का बैलेंस बना रहे और उनकी जो डायरेक्शन होती है जब वो स्विम करते हैं वो उन्हें डायरेक्शन दिखाने में, बताने में भी हेल्प करते हैं, जो कि उनके सिर्फ फिश में ये पाए जाते हैं। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर वीवर फिन्स एंड फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर? क्या आपने देखा है कि जैसे ही ये जो फिश है वो अंडर वाटर जाती है तो वो डाइवर वीवर फिन्स है, जैसे ये जो फिन्स है, छोटे छोटे फिन्स जो है वो, और जो फ्लिपर्स होते हैं उनकी बॉडी के एंड में, ओके, ये उनके फीट की तरह काम करते हैं और ये फीट की तरह ही उन्हें इजीली पानी के अंदर तैरने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट है स्नेक्स की। हाउ डू स्नेक्स मूव? स्नेक्स कैसे मूव करते हैं? Have you seen a snake slither? Does it move straight? क्या आपने कभी स्नेक को रेंगते हुए देखा है या फिर आपने देखा कि स्नेक कभी सीधे चलता है? तो ऐसा कभी नहीं होता, स्नेक हमेशा ऐसे वेव बनाते हुए चलता है, ओके। और इस वेव जो बनाना है उसी को, मतलब ये जो लूप फॉर्म करना है, यहाँ पे वो ऐसे इस तरीके से लूप फॉर्म करता है, तो इस तरीके की मूवमेंट जो है उसको बोलते हैं स्लीदरी मूवमेंट, जो कि रेंगना होता है, ओके। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक को एक लंबा सा बैकबोन होता है। दे हैव मेनी थिन मसल्स, उसके साथ ही उसको बहुत ज़्यादा थिन मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। ये जो मसल्स है वो थिन तो होते ही है, लेकिन यही उन्हें, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और दो दे आर फार, एक दूसरे के साथ दूर से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये दूर होने के बाद भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। जो मसल्स है वो इंटरकनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बैकबोन के साथ, रिब्स के साथ और स्किन के साथ। The snake's body curve into many loops। जो स्नेक की बॉडी है वो बहुत सारे कर्व के साथ लूप फॉर्म करती है, ओके। इस तरीके से हम देख सकते हैं फिगर में कि ये जो है ये इस तरीके से ये लूप फॉर्म करती है। यहाँ पे हमें अलग अलग लूप्स दिख रहे हैं। Each loop of the snakes gives it a forward push by pressing against the ground। और यही जो लूप फॉर्मेशन होता है यही उसे आगे की तरफ धकेलता है और ग्राउंड पे प्रेस करके चलने में भी हेल्प करता है। Since its long body makes many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast and not in a straight line। ये जो लूप होते हैं ये कभी लंबे होते हैं और यही लंबी सी बॉडी उसके बहुत सारे, अगर ज़्यादा लंबा स्नेक है तो बहुत ज़्यादा लूप्स उसमें फॉर्म होते हैं, और ये जो लूप है यही उसे आगे की तरफ धकेलने में और फॉरवर्ड पुश करने में हेल्प करता है। इसीलिए जो स्नेक है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मूव करता। We have learned about the use of bones and muscle for the movement
ऑफ डिफरेंट एनिमल। हमने जो बोन्स और मसल्स की मूवमेंट देखी है जो कि एनिमल्स में देखी है। पहेली एंड बूचो हैव मेनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल। जो पहेली और बूचो है उनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल है। सो मस्ट you be having many unanswered questions buzzing in your mind.